हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपको एंट्रेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें आपका चैप्टर है सदिश एवं अदिश राशियाँ। इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है दो बलों P तथा Q के परिणामी का परिमाण P है। यदि P को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन है 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 0 अंश। तो हम यहाँ पे दो सदिश P और Q ले लेते हैं जिनके बीच का कोण थीटा है। अब ये P है तो ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी P हो जाएगा। इन दोनों का परिणामी जो R होगा वो इसके विकर्ण को निरूपित करेगा। तो हमारा सूत्र होता है R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में करा है P तथा Q के परिणामी का परिमाण जो है P के बराबर है, अर्थात R इक्वल टू हमें दिया है P। तो अब यहाँ पे R की जगह P रख देंगे, तो P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में Q कॉमन है तो Q को हम बाहर ले लेते हैं, तो Q प्लस 2P कॉस थीटा इक्वल टू 0, अर्थात Q प्लस 2P कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, या फिर Q इक्वल टू 0। अब P को दोगुना कर देने पर परिणामी जो है Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो कोण बनाने के लिए हमारा सूत्र होता है tan अल्फा इक्वल टू P साइन थीटा बटे A प्लस B कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये हमारा मान A होता है और ये मान B के बराबर लेते हैं, तो B बराबर हम रखेंगे 2P, क्योंकि क्वेश्चन में करा हमें दोगुना करने के लिए, और A की जगह हम रखेंगे Q। तो हमारा हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 2P साइन थीटा बटे Q प्लस 2P कॉस थीटा। अब समीकरण 1 से हम देख रहे हैं Q प्लस 2P कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो tan अल्फा इक्वल टू 2P साइन थीटा बटे 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के बटे 0 हो तो उसका मान अनंत होता है, तो tan अल्फा इक्वल टू इनफाइनाइट, और tan में जो इनफाइनाइट मान होता है वो 90 अंश का होता है, तो tan अल्फा इक्वल टू tan 90, अर्थात अल्फा इक्वल टू 90 अंश। ये हमारा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं तथा उनका परिणामी 13 न्यूटन है, तो अल्फा का मान होगा। ऑप्शन है पाई, बी पाई बाई 3, सी पाई बाई 4 और डी पाई बाई 2। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है दो बल P बराबर हम मान लेते हैं 12 न्यूटन, Q बराबर 5 न्यूटन, और इनका जो परिणामी है 13 न्यूटन, यानी R बराबर 13 न्यूटन, और हमें इनके बीच का कोण अल्फा निकालना है।
तो हमारा सूत्र होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब सभी के मान रख देते हैं तो हो जाता है 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 2 गुणे 12 गुणे 5 कॉस अल्फा। अब 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 प्लस 2 गुणे 12, 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, 24 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 कॉस अल्फा। अब हो जाएगा 169 बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169 प्लस 120 कॉस अल्फा। 169 से 169 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 120 कॉस अल्फा बराबर 0। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 0/120 अर्थात कॉस अल्फा बराबर 0। अब कॉस में जो 0 मान होता है वो 90 अंश का होता है, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 90 या π/2, तो अल्फा बराबर π/2 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हुए हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन हो, तो दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए 0 अंश, बी 60 अंश, सी 90 अंश, डी 120 अंश। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि दो बल हैं जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, तो दो बल में हम P ले लेते हैं। P बराबर दिया है 3 न्यूटन, Q बराबर भी 3 न्यूटन, अर्थात इसमें कह रहा है कि दोनों बलों में प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, तो P और Q दोनों के मान 3 न्यूटन होंगे। और दूसरा कह रहा है कि उनके परिणामी का मान भी 3 न्यूटन है, अर्थात जो परिणामी R ले रहे हैं उसका भी मान 3 न्यूटन है। इनके बीच का कोण अल्फा हमें निकालना है, तो सूत्र होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब यहाँ सभी के मान रख देते हैं तो हो जाता है 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 3 कॉस अल्फा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाता है 9 बराबर 9 प्लस 9 प्लस 18 कॉस अल्फा। अब 1 9 से 1 9 कैंसिल हो जाएगा, अब इस 9 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -9 बराबर 18 कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा -9/18। अब 9 से 18 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा -1/2। अब कॉस में जो -1/2 मान होता है वो कॉस 120 अंश का होता है, तो अतः अल्फा इक्वल टू 120 अंश होगा। ये हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बल सदिशों के परिमाण क्रमशः 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है और वे परस्पर लंबवत लगे हुए हैं तो उनके परिणामी बल का परिमाण होगा। ऑप्शन है 2 न्यूटन, 14 न्यूटन, 10 न्यूटन, 0 न्यूटन। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन में दिया है P बराबर 6 न्यूटन, Q बराबर 8 न्यूटन, अल्फा चूंकि यहाँ पे कोण को कर रहा है कि परस्पर लंबवत लगे हैं तो अल्फा बराबर 90 अंश हो जाएगा और हमें R निकालना है। तो R बराबर हमारा सूत्र होता है
आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब यहाँ पे मान रख देते हैं तो आर स्क्वायर बराबर हो जाता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे 8 कॉस 90 अंश। अब चूंकि हम जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 प्लस 2 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 0। अब 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 100, तो आर बराबर करनी में 100 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल कर देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन, जो कि हमारा आंसर है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांक सदिश का परिमाण होता है। ऑप्शन है ए बराबर 1, बी 0, सी अनंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं एकांक सदिश की परिभाषा से ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है। सदिश राशि क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सदिश नहीं है, अर्थात हमें अदिश राशि को बताना है। इसमें ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, त्वरण, रेखीय संवेग, विस्थापन। तो यहाँ पे हम जानते हैं त्वरण सदिश राशि होता है, रेखीय संवेग भी सदिश होता है, विस्थापन भी सदिश होता है। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो अदिश राशि होगा, अर्थात यह सदिश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश राशि है, जो ये क्वेश्चन जो है यूपी पॉलिटेक्निक में 2005 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए दूरी, बी चाल, सी वेग, डी द्रव्यमान। तो सदिश राशि यहाँ पे पूछ रहा है, चूंकि दूरी जो होता है अदिश होता है, चाल भी अदिश होता है और द्रव्यमान भी अदिश होता है, तो यहाँ पर जो वेग है वही सदिश होगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सदिशों का परिणामी शून्य है तथा उनके बीच का कोण होगा। यह 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है ए 90 अंश, बी 180 अंश, सी 45 अंश, डी 0 अंश। तो अब करें कि दो सदिशों का परिणामी शून्य है। दो सदिशों का परिणामी शून्य मतलब r इक्वल टू 0 दिया है और उनके बीच का कोण निकालना है। तो उनके बीच का कोण जो अल्फा है वो ज्ञात करना है। अब दो सदिशों का परिणामी तभी शून्य होता है जब दो सदिश जो दिए गए उनके मान बराबर हों। अतः P बराबर Q, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब ये मान 0 है, p को p ही रहने दें, पी स्क्वायर प्लस q की जगह p रख दें, पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी कॉस अल्फा। तो हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस अल्फा। 2p स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1 इक्वल टू कॉस अल्फा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि कॉस 180 अंश का मान -1 होता है।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है बल, वेग, आयतन, विस्थापन। तो अदिश राशि की परिभाषा मैंने बताया ही है, तो यहाँ पे जो आयतन होगा वो अदिश राशि होगा। जो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, तो वह पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की? ऑप्शन है 10 मीटर, बी 20 मीटर, सी 20 करनी में 3 मीटर, डी 10 बटे करनी में 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। अब मानचित्र या बोर्ड पर हम जो दिशा प्रदर्शित करते हैं, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में हम पश्चिम, अर्थात नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर पूर्व दिशा इस दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर 60 अंश के कोण पे चल रहा है। तो हम पहले एक रेखा खींच देते हैं। इस रेखा से 60 अंश के कोण पर 60 अंश का कोण ले लिए, 20 मीटर चल रहा है। यह हमारा पूर्व को प्रदर्शित करता है और यह उत्तर को। तो ये जो हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा होगा, जो कि इस पर यह 20 मीटर चलता है और 60 अंश के कोण पर। तो पूर्व दिशा में कितना चलेगा? तो यहाँ से हम इस पे लंब डाल देते हैं। तो जो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से ओ से, ये डिस्टेंस हमारा पूर्व दिशा में उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। तो अब चूंकि हमें यहाँ से हम जब लंब डाले हैं तो ये 90 अंश हो जाता है। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण यानी 90 अंश के सामने एक भुजा को कर्ण कहते हैं, कोण के सामने एक भुजा लंब और तीसरी भुजा जो बचती है वो आधार हो जाती है। तो हमें इस ट्रायंगल में आधार निकालना है, कर्ण ज्ञात है और कोण ज्ञात है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आधार बटे कर्ण बराबर होता है cos थीटा। अब आधार हमें नहीं मालूम है, आर के स्थान पे रख देते हैं OM बटे कर्ण की जगह 20 बराबर cos थीटा, यानी cos थीटा की जगह 60 अंश। अब OM बराबर हो जाएगा, अब इधर ये 20 भाग हो रहा है तो इधर गुणा हो जाएगा। 20 cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है, ये रख दिए। अब 2 से इसको काट दिए, 10 बार में कटेगा तो OM बराबर 10 मीटर। अतः पूर्व दिशा में जो चली गई दूरी है वो 10 मीटर के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन है, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ है। पहला, समय अक्ष के लंबवत रेखा में हो, बी समय अक्ष के समांतर रेखा में हो, सी समय अक्ष से कोई कोण बनाते हुई सरल रेखा हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि पिंड का यदि त्वरण शून्य है तो जो चाल समय ग्राफ होगा वह एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, वो भी समय अक्ष के। इधर हम समय लेते हैं और ये हमारा अगर चाल हो तो जो ये होगा इस पर वस्तु का जो त्वरण है वो शून्य प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है एक समान चाल से अगर गति करता है तो वस्तु का त्वरण शून्य प्राप्त होता है।
तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। यह समय अक्ष के समांतर रेखा में होगा। समय अक्ष ये है, उसके समांतर रेखा में होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है चाल समय ग्राफ ढलान से क्या ज्ञात होता है। पहला पिंड की चाल, दूसरा पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तीसरा पिंड का त्वरण और चौथा पिंड के गति की दिशा। तो जो चाल समय ग्राफ होता है, यहाँ समय ले ले और यहाँ चाल, अगर वह किसी कोण पे बन रही है, यानी चाल समय ग्राफ में ढलान अगर ज्ञात है, ढलान जो होता है वो उस वस्तु के त्वरण को बतलाता है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जब वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती हैं तो उसकी गति है। यह 2008 का क्वेश्चन है। तो उसकी जो गति होगी वह एक समान गति होगी, क्योंकि एक समान गति में वस्तु समान समय में समान दूरियों को तय करता है, अर्थात उसकी गति एक समान गति होगी, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वस्तुएं h1 व h2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समयों का अनुपात होगा। ऑप्शन है h1/h2, सेकेंड रूट में h2/h1, सी h2/h1, डी रूट में h1/h2। और यह क्वेश्चन जो है 2016 में बेचू में भी पूछा गया था, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। दो वस्तुएं हैं, मान लिए दो वस्तु, एक यहाँ पे है जिसका पृथ्वी तल से ऊंचाई जो है h1 लेते हैं, दूसरी वस्तु यहाँ पे है जिसका पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो h2 है। दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है। मान लीजिए यह t1 समय में पृथ्वी पर पहुंचता है और यह t2 समय में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो इनके समय का अनुपात यानी t1/t2 हमें निकालना है। जब वस्तु को छोड़ते हैं तो इसका जो प्रारंभिक वेग है u1 = 0 और इसका जो u2 है वो भी 0। अब चूंकि यह नीचे की तरफ गति कर रहा है तो इसका जो त्वरण होगा वह प्लस g के बराबर होगा और इसका भी त्वरण जो होगा वह प्लस g के बराबर होगा। अतः हम मान लेते हैं ये वस्तु A और B। माना A के लिए प्रारंभिक वेग u1 = 0, त्वरण a1 = प्लस g, समय t1 ही ले लेते हैं और ऊंचाई जो है वो h1 के बराबर ले लेते हैं। अब गति के दूसरे समीकरण से h = ut + ½ gt²। अब यहाँ पे h की जगह h1 रखते हैं, u की जगह 0 × t1 + ½ gt1²। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1/2 gt1²। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से वस्तु B के लिए जो प्रारंभिक वेग है u2 = 0, त्वरण a2 = प्लस g, समय t = t2 मान लिए और ऊंचाई h = h2। तो गति के दूसरे समीकरण से ही
H2 बराबर U2 T2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे मान रख करके, तो H2 बराबर U2 की जगह 0 इंटू T2 प्लस हाफ G T2 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दिए तो H2 बराबर हो जाएगा हाफ G T2 स्क्वायर। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को भाग दे देते हैं, तो हमारा हो जाता है समीकरण 1 भागे समीकरण 2, तो हो जाएगा H1 बटे H2 इक्वल टू 1/2 G T1 स्क्वायर बटे 1/2 G T2 स्क्वायर। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा H1 अपॉन H2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा रूट में H1 बटे H2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी होगी। ऑप्शन है 95 मीटर, 85 मीटर, 75 मीटर या 65 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, अर्थात u इक्वल टू 0। वस्तु का त्वरण a बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और n बराबर दिया है 10, तो Sn निकालना है। Sn का हमारा सूत्र होता है u प्लस हाफ a ब्रैकेट में 2n-1। अब यहाँ पे रख देते हैं मान, तो Sn बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1/2 गुणे 10 ब्रैकेट में 2 गुणे 10 माइनस 1। अब 2 से 10 को काट देते हैं तो 5 बार में कटता है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो Sn इक्वल टू हो जाता है 5 गुणे 2 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 में से 1 घटा देते तो हो जाता है 19, यानी 5 गुणे 19। अब 19 में हम 5 का गुणा कर देते तो हो जाता है 95 मीटर, अर्थात 95 मीटर। ये हमारा आंसर है, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। ब्रेक लगाने के बाद रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। विरामावस्था में आने में समय लगेगा। ऑप्शन है 5.5 सेकेंड, 11 सेकेंड, 4.4 सेकेंड या 22 सेकेंड। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है कोई रेलगाड़ी है जो 11 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है और ब्रेक लगने के बाद 121 मीटर चलकर रुक जाता है। अर्थात उस रेलगाड़ी का जो प्रारंभिक वेग है u बराबर दिया है 11 मीटर प्रति सेकंड और s बराबर 121 मीटर, v बराबर 0 और हमें निकालना है t का मान। अब u s v t, इसमें कोई डायरेक्ट समीकरण नहीं होता है, तो t निकालने के लिए पहले हमें a ज्ञात करना होगा। तो a निकालने के लिए हम गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करते हैं। गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब यहाँ पर हम माइनस 2as ले रहे हैं, क्योंकि जब ब्रेक लगता है तो जो त्वरण है वो एज ए मंदन की तरह कार्य करता है। तो जो प्लस a होता है त्वरण के लिए और मंदन के लिए हम उसकी जगह माइनस a रख देते हैं। तो अब यहाँ पे मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग माइनस 2a गुणे
121। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0 बराबर 121 माइनस 2 गुणे 121 इंटू ए। अब इसे सॉल्व कर देंगे, यानी इसको पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो हमारा हो जाता है 2 गुणे 121 इंटू ए बराबर 121। अतः ए बराबर हो जाएगा 121 बटे 2 गुणे 121। अब 121 से ये कैंसिल हो जाता है, तो ए बराबर मिल जाता है 1/2। अब जो है हमें समय निकालना है, तो गति के दूसरे समीकरण से भी निकाल सकते हैं और गति के पहले समीकरण से। तो हम गति के पहले समीकरण से लेते हैं, v बराबर u माइनस ए टी। अब यहाँ पे प्लस ए की जगह माइनस ए रखा गया, अर्थात मंदन को रखा गया है। मान रख देते हैं तो v का मान 0 मिल जाता है, u का मान हमारा 11 माइनस 1/2 टी। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 1/2 टी बराबर 11। अतः टी बराबर 2 गुणे 11 हो जाएगा। अतः टी बराबर 22 सेकेंड। यह हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन है, एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है। एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है। सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा? कोई व्यक्ति है जो लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट नीचे की तरफ एक समान वेग से आ रही है। जब वह सिक्का को ऊपर उछालेगा तो सिक्का ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद जब उसका वेग 0 हो जाएगा तो वो वापस नीचे की तरफ आएगा, और जब वह नीचे की तरफ आएगा तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगा तो उसका जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के बराबर होगा। अर्थात इसका आंसर जो होगा वो प्लस g होगा, क्योंकि वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु विरामावस्था में कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। वस्तु के प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग का अंतर है। कोई वस्तु है जो विरामावस्था से चलकर रुक जाती है, अर्थात उस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है u = 0, अंतिम वेग v बराबर 0। तो कह रहा है कि प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग का अंतर क्या होगा, अर्थात u माइनस v निकालना है। अर्थात 0 माइनस 0 निकालेंगे तो आ जाएगा 0। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय करता है। पिंड का त्वरण होगा, ऑप्शन है बढ़ रहा है, घट रहा है, शून्य है, नियत है। तो इसका आंसर होगा नियत रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय का मान बढ़ेगा दूरियां भी बढ़ेगी। अतः पिंड का जो त्वरण होगा वह नियत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई वस्तु है जो एक समान वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन है ए 0, g या v माइनस u बटे टी। तो इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु एक समान वेग से चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग दोनों बराबर होते हैं। अतः दोनों जब बराबर होंगे तो त्वरण a बराबर v माइनस u बटे टी रखेंगे, यानी v की जगह u के बराबर ही रख देंगे तो u माइनस u बटे टी। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु विरामावस्था से गिरती है तो वस्तु को 2h दूरी गिरने में प्राप्त वेग क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है एक वस्तु विरामावस्था से गिरती है,
अर्थात उसका जो प्रारंभिक वेग है u इक्वल टू 0 और हमें v निकालना है। ऊंचाई h बराबर दिया है 2h और त्वरण जो होगा वह प्लस g के बराबर होगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, इसमें रख देंगे मान, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे g गुणे 2h। अब वर्गमूल कर देंगे तो v बराबर अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू जी इंटू एच। सॉल्व कर देंगे तो v बराबर मिल जाएगा 2 रूट जी एच। अतः इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। ऑप्शन 312.5 मीटर, 25 मीटर, 250 मीटर या 2500 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, अर्थात u इक्वल टू 0, उसका त्वरण a बराबर दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा करे कि 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करें, यानी अंतिम वेग बराबर दिया है 50 मीटर प्रति सेकंड। चली गई दूरी निकालना है। तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अब यहाँ पे मान रख देते हैं। v की जगह हम रखते हैं 50 का वर्ग बराबर 0 का वर्ग प्लस 2 गुणे 5 गुणे s। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 का वर्ग हो जाएगा 2500 बराबर 10s, तो s बराबर हो जाएगा 2500 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो s बराबर मिलेगा 250 मीटर। ये हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। दिया है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन है ए 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पिंड को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, अर्थात प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब जैसे हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यह तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका अंतिम वेग 0 ना हो जाए। यहाँ पे ये इसका प्रारंभिक वेग है और यह ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो v बराबर दिया है 0 और g बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमें ऊंचाई h निकालना है। तो गति के तीसरे समीकरण से जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करता है पिंड, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लेते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जा रहा है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध गति कर रहा है। अब यहाँ मान रख देते हैं, तो 0 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग माइनस 2 गुणे 10h। अब ये माइनस इधर है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20h बराबर 100। तो h बराबर 100 बटे 20 सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 5 मीटर, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय होगा। ऑप्शन है 10.2 सेकेंड,
बी 20.4 सेकेंड, सी 30.6 सेकेंड, डी 40.4 सेकेंड। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब वस्तु को जहाँ से फेंका जा रहा है, यानी यह ऊपर गया और ऊपर से नीचे उसी बिंदु तक वापस आता है, तो वापस आने में उसके द्वारा लगा कुल समय कितना होगा उसकी गणना करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है u इक्वल टू 100 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे जब वस्तु का अंतिम वेग 0 होगा तभी वो नीचे आएगा, तो अर्थात v इक्वल टू 0। चूंकि यह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध गति कर रहा है, अतः g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। जब हमें क्वेश्चन में g का मान नहीं दिया रहता है तो g का मान हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं और हमें समय निकालना है। तो अगर ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो A से B तक के जाने का लगा समय t मान ले। तो गति के पहले समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी, v की जगह हम रखेंगे 0 बराबर 100 माइनस 9.8 टी। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 9.8 टी बराबर 100, अतः टी बराबर 100 बटे 9.8। जब इसे काटेंगे तो t बराबर मिलेगा 10.2 सेकेंड। और हम जानते हैं कि वस्तु जितने समय में नीचे से ऊपर जाता है उतने ही समय में वो वापस ऊपर से नीचे आएगा, अतः कुल समय जो होगा वो 2t के बराबर होगा, अर्थात 2 × 10.2। सॉल्व कर देंगे तो 20.4 सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा आंसर है जो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन ने एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की तथा वापस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आई, तो औसत चाल ट्रेन का क्या है? ऑप्शन है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 38 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोई ट्रेन है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और वापस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट रहा है। अतः ट्रेन की जो प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक जो चाल है वो बराबर दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर होता है प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटे 2, अर्थात 30 प्लस 50 बटे 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80 बटे 2। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर है जो ऑप्शन डी करेक्ट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।